हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स, जो रहेगा बोर्ड लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने अपना क्या देखा, क्वेश्चंस बनाए किस पे, स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड, और स्ट्रेस के और स्ट्रेन से रिलेटेड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये सब रिलेटेड से हमने क्या किया, न्यूमेरिकल्स बनाए। और उसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने पूरे कंसेप्ट पढ़े थे, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिसिटी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, हमारा चैप्टर चल रहा है, ठीक है, जिसमें हमने इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी सबके बारे में बात कर ली है। स्ट्रेस के तीन प्रकार की स्ट्रेस, तीन प्रकार के स्ट्रेन, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बना लिए हैं। अब जो ये वाला वीडियो होगा, इसमें हम क्या करेंगे, उसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला लेक्चर हमारा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या होगा, अब हम देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस कर्व के जितने भी पॉइंट्स होते हैं उससे रिलेटेड एग्जाम में सारी चीजें पूछता है कि इलास्टिक लिमिट कहां होती है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट कहां तक होती है, यील्ड पॉइंट कहां पे आता है, ब्रेकिंग पॉइंट कैसे आता है। ये सब चीज इस कर्व के बारे में एग्जाम में बहुत पूछता है और ये कर्व क्या रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को अच्छे से समझेंगे कि किस लिमिट तक क्या आता है, किस पॉइंट तक क्या आता है, हम पूरा उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या जानते हैं, हम देखते हैं, फॉर ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लोड, लोड मतलब क्या हो सकती है, फोर्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लोड मतलब फोर्स हो सकता है नॉर्मल। फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ लोड द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर इज प्रोपोर्शनल टू द लोड, ठीक है। मतलब ये क्या है, एक प्रकार की हुक्स लॉ बता रहा है। और पहली वाली लाइन क्या बोल रहा है कि जो थोड़े से वैल्यू ऑफ लोड के लिए, मतलब यदि हम थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं किसी रॉड में, चाहे वो कंप्रेसिव हो या वो क्या हो, टेंसाइल हो, ठीक है, तो क्या होगा, जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, एक्सटेंशन प्रोड्यूस जो यहां पे बोल रहा है, इसका मतलब वो क्या बोल रहा है, डेल एल की बात कर रहा है। और वो क्या बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के। तो क्या होता है, डेल एल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। वही बोल रहा है, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन दी वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड, लोड मतलब फोर्स। और सिंपली इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, डेल एल इंटू एफ को भी नॉर्मली प्रूव कर सकते हैं। क्या हुक्स लॉ क्या होती है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है। यही क्या करते चलेंगे, हम फॉलो करते चलेंगे और देखेंगे कर्व में कितने पॉइंट तक हुक्स लॉ फॉलो होती है। स्ट्रेस को मैं क्या लिख सकता हूं, फोर्स अपॉन एरिया लिख सकता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्ट्रेन को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल एल बाई एल लिख सकता हूं। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो क्या कर दूंगा, एक कांस्टेंट लगा सकता हूं मैं, ई। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए को उधर दे देता हूं मैं, ए बाई एल इंटू डेल एल। ये भी कांस्टेंट है, ए बाई एल। किसी भी रॉड, कोई भी सेक्शन हो तो उसका एरिया और उसकी लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगी, वो थोड़ी ना चेंज होगी। तो यही क्या आ जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल एल। यही क्या होती है, हुक्स लॉ, नॉर्मल वाली। फिर आगे जाके हमने देखा है, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है कि हुक्स लॉ को, फिर आगे जाके लोगों ने देखा कि वो हुक्स लॉ कंप्रेशन, बेंडिंग, टॉर्शन सबके लिए फॉलो करती है। तो मॉडिफाइड हुक्स लॉ क्या बनी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये वाली क्या बनी, हमारी नई वाली हुक्स लॉ बनी। तो यही, इसी चीज को फॉलो करते करते हम क्या करेंगे, अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, ठीक है। अब जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, इसमें सबसे पहले जानना ये होता है कि कौन से एक्सिस में क्या होता है। तो जो हमारी एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस में हम क्या रखते हैं, स्ट्रेन को रखते हैं, और वाई एक्सिस में हम क्या रखते हैं, अपनी स्ट्रेस को रखते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या है, हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये वाला क्या रहता है, हमारा वाई एक्सिस। इतनी तो नॉर्मल चीजें सबको पता रहती है, ठीक है। तो जब भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से एक्सिस में क्या रखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, तो याद रखिएगा हमेशा एक्स एक्सिस को क्या रखते हैं, स्ट्रेन। एक्स एक्सिस में क्या रखते हैं, स्ट्रेन रखते हैं, और वाई एक्सिस में क्या रखते हैं, हमारा स्ट्रेस रखते हैं। ये उसके कारण भी डिपेंड करता है कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और कौन सा हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, कौन सा हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। हम कभी भी ना स्ट्रेस डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसलिए उसको वाई एक्सिस में रखते हैं। हम स्ट्रेन मेजर कर सकते हैं कि कोई भी रॉड कितना लंबा हुआ है या कितना पचका है, मतलब कितना कंप्रेस्ड हुआ है, तो हम स्ट्रेन देख के मेजर कर सकते हैं, मगर हम स्ट्रेस मेजर नहीं कर सकते तुरंत देख के। तो इसलिए जो चीज को हम तुरंत देख के मेजर कर लेते हैं उसको हम एक्स एक्सिस में रखते हैं, और जिसको हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं उसको हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस में रखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, स्ट्रेन रहेगा एक्स एक्सिस में, स्ट्रेस रहेगा वाई एक्सिस में, ठीक है।
अब उसके बाद यहां पे दूसरा डायग्राम देखते हैं। ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, यहां पे क्या है, एक रॉड है, ठीक है। ये रॉड को क्या कर दिया, हम एक एंड से फिक्स करके रखें। आप देख सकते हैं यहां पे इस एंड से हम क्या करके रखें, रॉड को फिक्स करके रखें, और इस रॉड में क्या करेंगे, हम एक लोड देंगे, मतलब एक वेट लगा दिए, ठीक है। ये एक वेट से ये रॉड में हम क्या दे रहे हैं, लोड दे रहे हैं। तो ये रॉड क्या होगा, रॉड के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं हम रॉड में, देख सकते हैं आप। और वो लोड क्या होगा, mg लिखा है, मतलब इसका जो मास होगा, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब यहां से एक प्रकार का इसमें वेट लगाए हैं। वेटी को हम क्या बोल सकते हैं, दूसरी चीज फोर्स भी बोल सकते हैं, सेम चीज है दोनों, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या होती है, न्यूटन में ही आएगी, ठीक है। तो एक रॉड को हम फिक्स कर दिया और उसमें हम मतलब लोड लगा दिया, और ये रॉड को क्या कर रहे हैं, हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि ये रॉड कैसा फॉलो करेगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को, कब टूटेगा, कब तक हुक्स लॉ फॉलो करेगा, यही चीज हम जानते हैं, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जनरली ये जो टेस्ट होता है, एक मशीन होती है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, बहुत बड़ी सी मशीन होती है, उसमें दोनों तरफ ऐसे हाइड्रोलिक जैक्स लगे रहते हैं। एक रॉड को ऊपर से पकड़ते हैं, नीचे से पकड़ते हैं, और रॉड को ऐसे खींचते हैं, और कंप्यूटर क्या करता है, हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना के देता है। तो एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, उसमें ये कर्व बनता है, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या कर रहे हैं, हम एक रॉड ले रहे हैं, सर्कुलर वायर को, उसको हम खींच के उसमें टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम इस रॉड को खींचेंगे लोड लगा के, तो ऐसा कुछ कर्व बनेगा। अब वो कर्व क्या बनेगा, हम कर्व को समझते हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट अच्छे से समझेंगे कर्व को। यहां जीरो से शुरू हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ना तो स्ट्रेस कुछ होगी, ना ही उस रॉड में क्या होगी, ना ही कुछ स्ट्रेन होगी, ठीक है। तो फर्स्ट चीज हमने समझा क्या होगा, कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारी क्या रहेगी, स्ट्रेन रहेगी, ठीक है। कब तक वो हम देखेंगे। तो ये कहां से हुआ, इसलिए ये जो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन कब के बताऊं, स्मॉल वैल्यू ऑफ लोड के लिए, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे ये कर्व आगे बढ़ रहा है, ठीक है, थोड़े से स्ट्रेस में क्या हो रही है, स्ट्रेन ज्यादा पैदा हो रही है, स्ट्रेस थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है मगर स्ट्रेन ज्यादा बढ़ जा रही है। तो इसलिए यहां पे लिखा फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ लोड स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब ना वो यहां तक के लिए बात कर रहे हैं, जीरो से लेके ए तक के लिए। मतलब जब जीरो से हम क्या करेंगे, स्ट्रेस बढ़ाना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, जितनी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, है ना, वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्ट्रेस के, मतलब लीनियरली बढ़ेगा। ऐसे कर्व को क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। यदि दोनों चीजें सेम साथ बढ़ती है, इधर जितनी वैल्यू बढ़ रही है उधर इतनी भी वैल्यू बढ़ रही है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, लीनियर कर्व बोलते हैं। तो ए पॉइंट तक क्या है, लीनियर है, मतलब जितनी क्या है हमारी स्ट्रेस है सिग्मा, उतनी क्या है हमारी स्ट्रेन है, कहां तक, ए पॉइंट तक। और यहीं तक क्या होगा, फॉलो कर रहा है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। मैं डायग्राम हमेशा से नीचे रखूंगा और ऊपर आपको लाइंस चेंज होते रहेगी और आपको समझ में आते रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, इन ड्रॉइंग ए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, द स्ट्रेस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। क्या बोल रहा है कि जो स्ट्रेस है वो क्या होती है, इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब क्या, परसेंटेज एलोंगेशन, मतलब कितनी स्ट्रेन उसमें हो रही है, कितना उसमें एलोंगेशन हो रहा है, कितना खिंचाव हो रहा है, अप टू पॉइंट ए। इसलिए यहां पे क्या है, ए बोल्ड है। तो क्या बोल रहा है, स्ट्रेस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा, कहां तक, पॉइंट ए तक। ये जो हिस्सा है मतलब उसके बारे में बात कर रहा है वो, जीरो से लेके ए तक, यहां तक क्या है, स्ट्रेस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। दस हुक्स लॉ इज फुल्ली ओबेड, मतलब पूरी वैलिड होती है हुक्स लॉ इन दिस रीजन। द पॉइंट ए इज नोन एज पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। तो पॉइंट ए क्या होता है हमारा, पॉइंट ए तक क्या होता है, जितनी स्ट्रेस हो रही है उतना ही स्ट्रेन जनरेट होता है। पॉइंट ए को हम क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट बोलते हैं। और ए तक क्या होती है, स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है, और इसका मतलब हुक्स लॉ ओबे करता है वो, हुक्स लॉ पूरी वैलिड रहती है, हुक्स लॉ इज फुल्ली ओबेड। कहां तक, पॉइंट ए तक पहुंचे, अभी हम पूरा जाएंगे आगे तक। तो ए तक क्या हुआ, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, ग्राफ क्या है, लीनियर है, जितना ये बड़ा है उतना ये बड़ा है, हल्का से नहीं दिख रहा होगा मगर लीनियर होता है वो, ठीक है। और क्या है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, व्हेन स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड ए। अब ए के ऊपर स्ट्रेस इंक्रीज हो रही है, मतलब यहां तक पहुंच गए हम अभी इस ग्राफ में, ए पॉइंट तक। अब यहां से मैं और स्ट्रेस बढ़ाता हूं तो ग्राफ ऐसे चलेगा,
ठीक है, यहां से मैं और स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं, तो वही बोल रहा है व्हेन स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड ए देन फॉर स्मॉल स्ट्रेस, देन फॉर स्मॉल स्ट्रेस का मतलब फिर उसके बाद थोड़ी सी भी स्ट्रेस बढ़ाएंगे, देयर इज लार्ज स्ट्रेन इन वायर, देयर इज लार्ज स्ट्रेन इन दी वायर अप टू पॉइंट बी। मतलब ए पॉइंट के बाद यदि मैं थोड़ी सी भी स्ट्रेस बढ़ाता हूं तो वायर में क्या है, देखिए कर्व उस तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऐसे जा रहा है कर्व, तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेन ज्यादा हो जाएगी फिर ना, थोड़ी सी वैल्यू के लिए भी स्ट्रेस में स्ट्रेन ज्यादा हो जाएगी। ए पॉइंट तक क्या हो रहा था, जितनी स्ट्रेस थी उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जितना ये बढ़ रहा था उतना ही बढ़ रहा था। ए पॉइंट के बाद क्या हुआ, स्ट्रेस थोड़ी सी लगा है मगर स्ट्रेन ज्यादा आ गई। इसका मतलब क्या है, जब मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं, रॉड को दोनों तरफ से पकड़ के मैं ऐसे खींच रहा हूं, तो ए पॉइंट तक क्या होगा, जितना मैं इसमें स्ट्रेस लगाया उतनी ही स्ट्रेन आई, मतलब जितनी मैं फोर्स लगाया उतना ही रॉड क्या हुआ, एलोंगेट हुआ। ए तक पॉइंट पहुंच गया, एक लिमिट तक पहुंच गया रॉड, उसके बाद क्या होगा ना, थोड़ी सी भी स्ट्रेन लगाऊंगा रॉड ज्यादा खींचने लग जाएगा। इसका मतलब ये कि थोड़े से भी फोर्स में रॉड ज्यादा खींचने लग जाएगा ए पॉइंट के बाद। ठीक है, तो अब हम कहां पहुंच गए, पॉइंट बी तक पहुंचे अभी। अब बी के बारे में बताएगा, पॉइंट बी क्या होता है, हमारी इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट उसको हम बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो हम कहां तक पहुंच गए, पॉइंट बी तक पहुंच गए अभी। तो क्या बोल रहा है, पॉइंट बी, पॉइंट बी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। मतलब इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब है यहां पे, कि इस यहां तक क्या होगा, यदि लोड हटा दूं मैं तो रॉड अपना शेप क्या कर सकता है, रीगेन कर सकता है। इसका मतलब ये इलास्टिक बॉडी, इलास्टिसिटी, इलास्टिक लिमिट याद करिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब मतलब अगला पॉइंट देखते हैं, व्हेन द लोड इज ग्रेजुअली रिमूव्ड, when the load is gradually removed, मतलब यदि हम लोड को धीरे धीरे करके रिमूव कर देते हैं बिटवीन पॉइंट्स O टू B, मतलब यहां से लेके O से लेके B तक, ये वाला पॉइंट B तक, यदि मैं लोड को धीरे धीरे करके कम कर देता हूं, 100 लग रहा था 90 80 70 करके धीरे धीरे कम कर दिया, जब हम यहां तक खींचे हैं B तक, ठीक है, देन वायर will return to its original length। मतलब पॉइंट बी क्या है, इसलिए इलास्टिक लिमिट उसको बोल रहे हैं हम, इसलिए इलास्टिक लिमिट बोल रहे हैं कि बी तक जितनी भी स्ट्रेस है, सिग्मा वाई यहां पे स्ट्रेस लगी हुई है, यहां तक यदि मैं लोड को ग्रेजुअली हटा देता हूं ना, तो वायर अपना शेप रीगेन कर लेगा। मतलब एक प्रकार का कैसा बिहेव करेगा, वो इलास्टिक बॉडी जैसा बिहेव करेगा। उस बॉडी में क्या प्रॉपर्टी होगी, इलास्टिसिटी होगी। कहां तक, बी पॉइंट तक। ठीक है, तो बी, ओ से बी तक यदि मैं लोड हटा देता हूं तो वायर अपना शेप क्या करेगा, वापिस रिस्टोर कर लेगा अपनी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के कारण। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, द वायर regain its original dimension only when load is applied is less than or equal to certain limit। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है लाइन में, कि वायर तभी अपना शेप रीगेन करेगा, कब, जब हम उसमें एक लोड अप्लाई करेंगे, वो किसी एक सर्टेन लिमिट तक हो। ऑब्वियस ही बात है, यदि मैं एकदम ही ज्यादा खींच दिया तो खत्म हो जाएगा वायर। तो एक पर्टिकुलर उस एक मटेरियल का वैल्यू होगी, मटेरियल की कुछ एक खासियत होगी कि इतना मेरे को खींचोगे तो मैं वापस अपने शेप में आ जाऊंगा, इससे ज्यादा मेरे को खींचे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं, द वायर रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ओनली व्हेन लोड इज अप्लाइड इज लेस देन और इक्वल टू सर्टेन लिमिट, एक पर्टिकुलर लिमिट तक। दिस लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। इसी लिमिट को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। कहां दिख रही है हमको इलास्टिक लिमिट, बी पॉइंट तक दिख रही है। मतलब बी पॉइंट तक जो सिग्मा वाई स्ट्रेस है, इतनी स्ट्रेस में लगाता हूं, सिग्मा वाई, जिसको मैं क्या बोलता हूं, यील्ड पॉइंट। और सिग्मा वाई का मतलब क्या है, यील्ड स्ट्रेस भी बोलते हैं इसको। यदि मैं यील्ड स्ट्रेस तक वैल्यू लगाता हूं तो वायर अपना शेप क्या करेगा, रीगेन कर लेगा। ठीक है, द पॉइंट बी ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नोन एज इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट, वही बता रहा है। तो यील्ड स्ट्रेस तक मैं यदि किसी मटेरियल में स्ट्रेस लगाता हूं तो वो क्या होगा, यील्ड स्ट्रेस जब मैं हटाऊंगा तो वो अपना शेप क्या कर देगा, रीगेन कर देगा। उसके ऊपर गई स्ट्रेस की वैल्यू तो वो अपना शेप रीगेन नहीं कर पाएगा, परमानेंट डिफॉर्म होने लग जाएगा। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आया। तो अभी भी हम कहां पहुंचे, अभी भी हम पॉइंट बी तक ही हैं। ठीक है, आगे नहीं बढ़े, पॉइंट बी से पॉइंट बी तक ही समझे। ए तक क्या हो रही है, इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, बी तक भी लगभग कर ही लेगा, आगे जाके हम वो चीज देखेंगे। मगर ए तक क्या था, ग्राफ लीनियर था, जितना स्ट्रेस था उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा था। ए के बाद क्या हुआ, कम स्ट्रेस में भी ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, कम स्ट्रेस में ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। बट बी पॉइंट तक हमें क्या पता चला है कि वो अपना शेप रीगेन कर लेगा यदि लोड हटा दिए तो। ठीक है, बी के बाद वो रीगेन नहीं कर पाएगा, वही चीज देखेंगे हम आगे जाकर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है, द मटेरियल ऑफ वायर इन दिस रीजन, रीजन कौन सा, OB, मतलब ये O से लेके B तक, यहां तक OB, शोज द इलास्टिक बिहेवियर, क्या बोल रहा है, वही जो मैंने बताया, क्या शो करता है वो, इलास्टिक बिहेवियर शो करता है OB तक। इलास्टिक बिहेवियर का मतलब क्या है कि लोड हटाया तो अपना शेप क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा, खींचा हुआ है मगर लोड हटाया तो अपना शेप रीगेन कर लेगा, हेंस नोन एज इलास्टिक रीजन। इलास्टिक बिहेवियर शो करता है, इसलिए O से B को क्या बोलते हैं हम, इलास्टिक रीजन बोलते हैं। ठीक है, अब इलास्टिक लिमिट के बारे में बताया अगले पॉइंट में। इलास्टिक लिमिट क्या होती है, इलास्टिक लिमिट is the upper limit of the deforming force up to which if deforming force is removed the body regain its original form completely and beyond which, यहां तक वो अपना शेप रीगेन कर लेगी, एंड बियॉन्ड विच, यदि इससे ज्यादा, इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज इंक्रीज, यदि इससे ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ती है, द बॉडी लूजेस इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब यदि बी से ज्यादा, बी पॉइंट से ज्यादा यदि स्ट्रेस लगी इस बॉडी में तो बॉडी अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज खो देगी और वापस अपना शेप क्या करेगी, रीगेन नहीं कर पाएगी, एंड गेट्स परमानेंटली डिफॉर्म्ड, मतलब क्या हो जाएगी, परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाएगी। तो समझ में आया, ए और बी पॉइंट तक एकदम इजी था, कोई मुश्किल नहीं था। ए तक लीनियर चल रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ए के बाद थोड़ी सी भी स्ट्रेस की वैल्यू में स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है, बी तक इलास्टिक लिमिट है, उसी को हम यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं, यहां तक बॉडी अपना शेप रीगेन कर लेगी, बी से ज्यादा लोड बढ़ा तो बॉडी क्या, खत्म, रीगेन नहीं कर पाएगी अपना शेप, मगर टूटेगी नहीं, टूटेगी कब, एकदम आखिरी में। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, इफ द स्ट्रेस और लोड, ठीक है, स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, लोड भी बोल सकते हैं, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, स्ट्रेस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, यदि मैं फोर्स बढ़ाऊंगा तो स्ट्रेस भी बढ़ेगी, तो जितनी फोर्स उतनी स्ट्रेस, सिंपल सी बात। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इफ स्ट्रेस और लोड इज इंक्रीज बियॉन्ड पॉइंट बी, यदि पॉइंट बी के आगे मैं स्ट्रेस को बढ़ाता हूं, देन द स्ट्रेन फर्दर इंक्रीजेस, ऑब्वियसली बात है, यदि मैं बी के बाद लोड को बढ़ा रहा हूं, अब हम बी से सी के बीच में देखेंगे तो क्या हो रहा है, थोड़ी सी स्ट्रेस में भी क्या हो रहा है, देखो कर्व ऐसा हो जा रहा है, अब मतलब थोड़ी सी भी स्ट्रेस में क्या हो रही है, और ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है बी से सी तक। ए के बाद से तो ऐसा होना शुरू हो गया था, अब बी से सी में क्या हो रहा है, थोड़ी सी भी स्ट्रेस में क्या हो रहा है, और स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, the strain further increases, the increase in strain represented by BC, मतलब जो स्ट्रेन इंक्रीज हो रही है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये BC वाला कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, BC पार्ट ऑफ द कर्व। नाउ इफ लोड इज रिमूव्ड, अब यदि B के बाद, यदि B पॉइंट क्रॉस हो गया और उसके बाद लोड रिमूव करते हैं, द वायर डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, वायर डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ, बी के बाद यदि हमने लोड वो कर दिया तो वायर अपनी वापिस शेप रीगेन नहीं कर पाएगा, बट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर इज परमानेंट, तो जो वायर की जो लेंथ इंक्रीज हो रही है ना, इसके बाद वो क्या हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी, मतलब एक पॉइंट तक खींचे छोड़ दिए तो अपना शेप रीगेन कर लेगा, वो पॉइंट क्या है, बी के बाद यदि मैं उसको और खींच दिया तो जितनी खींची हुई लेंथ है वो परमानेंट हो जाएगी, वापिस रीगेन नहीं कर पाएगा अपने शेप को। ठीक है, तो वही बोल रहा है वो, सी पॉइंट तक मतलब बोल रहा है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो कहां तक हमें समझ में आया, सी तक अभी हमें तक हमको समझ में आया है, और देखते हैं। ठीक है, फिर अगला क्या बोल रहे हैं, इन अनदर वर्ड्स देयर इज परमानेंट स्ट्रेन इक्वल टू ओ डैश, इक्वल टू ओ डैश, ये देखिए ये लेंथ इक्वल टू ओ डैश इन दी वायर इवन व्हेन द स्ट्रेस इज 0, मतलब यदि सी पॉइंट तक मैं वायर को खींच दिया, ठीक है, मतलब यहां तक की स्ट्रेस, ये वैल्यू की स्ट्रेस तक, ये क्या है, सी से सीधा लाइन में आ रही है, इतनी स्ट्रेस में यदि मैं वायर को खींच दिया तो वायर की जो लेंथ क्या हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी, और कितना स्ट्रेन उसमें पैदा हो जाएगा, ओ डैश, ये भी तो वैल्यू होगी, गिन रहे होंगे इसको, कितना बढ़ रहा है, तो ओ डैश का क्या हो जाएगा, परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा वायर में। द परमानेंट स्ट्रेन इन दी वायर इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको हम, परमानेंट सेट बोलते हैं। जो परमानेंट स्ट्रेन डेवलप हो गई वायर में एक लिमिट तक खींचने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट सेट बोलते हैं। ठीक है, सी पॉइंट तक पहुंच गए अभी अपन, आगे बढ़ते हैं। और
ठीक है, अब उसके बाद अगला पॉइंट क्या बोला, नाउ एज द स्ट्रेस बियॉन्ड सी इज इंक्रीजेस, अब सी तक पहुंच गए, सी के आगे निकल रहे हैं। नाउ एज द स्ट्रेस बियॉन्ड सी इज इंक्रीज देयर इज लार्ज स्ट्रेन इन द वायर। सी से ज्यादा स्ट्रेस बढ़ी तो थोड़ा थोड़ा भी स्ट्रेस बढ़ाएंगे, स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब आप देख सकते हो थोड़े से भी स्ट्रेन में, थोड़े से भी स्ट्रेस में स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ने लग जा रहा है अब ना, तो वही बोल रहा है वो। सी नाउ एज द स्ट्रेस बियॉन्ड सी इज इंक्रीज देयर इज लार्ज स्ट्रेन इन दी वायर, वायर में क्या हो रही है, लार्ज स्ट्रेन डेवलप होने लग जा रही है। ठीक है, दिस लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेन, दिस लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेन फॉर स्मॉल स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सीई पार्ट। ये जो है, जो लार्ज स्ट्रेन बढ़ रही है वो क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है सीई पार्ट को। अब वो पूरा ई पार्ट, सी से लेके ई पार्ट तक को बता रहा है। ऑफ द कर्व द वायर ब्रेक एट पॉइंट ई पॉइंट में आके ना वायर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ये देखिए मैक्स स्ट्रेस तक पहुंचे हम, मैक्सिमम स्ट्रेस वहां पे क्या हो जाएगा, ई पॉइंट में क्या हो जाएगा, इसलिए वहां पे क्या लिखा है, फ्रैक्चर पॉइंट लिखा है। ई पॉइंट में आके क्या हो जाएगा, वायर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज फ्रैक्चर पॉइंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं ई को। द मटेरियल ऑफ द वायर फ्रॉम पॉइंट सी टू ई शोज द प्लास्टिक बिहेवियर, मतलब सी से लेके ई तक ये जो हिस्सा है पूरा, इसका मतलब क्या होता है, प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है। इसका मतलब खींच रहे हैं और वो लंबा होते जा रहा है, होते जा रहा है। रीगेन तो करना छोड़ दो, रीगेन तो करेगा ही नहीं वो, बी के बाद ही, बी पॉइंट के बाद ही वो रीगेन करना भूल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, खींचते जाएगा, लंबा हो जाएगा खींच के। ठीक है, और खींच रहा है और वापिस अपने शेप में नहीं आ रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे मट्टी, प्लास्टिसिटी के एग्जांपल में हमने मट्टी देखी थी, मट्टी का एग्जांपल, मड का एग्जांपल दिया था कि मड को जितना दबा दो वो उतना ही दबा हुआ रह जाता है। तो सेम अब वायर क्या है, प्लास्टिक प्रॉपर्टी फॉलो करने लग जा रहा है, खींच रहे हैं वो लंबा होते जा रहा है, अपना शेप रीगेन करना तो छोड़ ही दो, और जितना खींचेंगे वो उतना लंबा हो जाएगा, और एक पॉइंट में क्या होगा, टूट जाएगा आगे, एक पॉइंट में बीच से टूट जाएगा वो पॉइंट क्या होगा, ई पॉइंट होगा हमारा। ठीक है, शोज प्लास्टिक बिहेवियर। तो सी से लेके जो डी तक का रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बिहेवियर। इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन लिखा हुआ है। ठीक है, प्लास्टिक बिहेवियर और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो वही चीज कर्व में पूरा वही चीज बताया आपको। जीरो से लेके ए तक क्या बोल रहा है, इलास्टिक बिहेवियर। ठीक है, बी तक भी होगा इलास्टिक बिहेवियर, हम जानते हैं कि बी के बाद वो क्या हो जाएगा, निपट जाएगा, बी के बाद वो रिगेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखिए यहां तक इसमें क्या बोल रहे हैं, प्लास्टिक बिहेवियर सी से शुरू हो जाएगा। ए पॉइंट क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, और सी से ई तक क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब सी से ई क्या होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, मतलब वायर लंबा होते जाएगा और वापिस अपना शेप रिगेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको पूरा समझ में आया। उसके बाद अगला पॉइंट, द पॉइंट डी, द पॉइंट डी, ये देखिए ये जो पॉइंट डी है, अब डी के बारे में बताएगा। सी से ई तक तो बता दिया पूरा, सी से ई तक पूरा बता दिया कि सी से ई तक क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, और ई पॉइंट में आके निपट जाएगा वायर, टूट जाएगा। द पॉइंट डी ऑन द ग्राफ इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब यहां पे ये जो नीचे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ सिग्मा यू। अब क्या हो गया, देखो यहां पे कर्व ऊपर चढ़ा ऊपर चढ़ा ऊपर चढ़ा, डी के बाद नीचे आया है कर्व, देखना। ठीक है, डी के बाद ना कर्व नीचे आया, तो यहां पे क्या मतलब होता है कि जो ये डी होती है ना, ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होती है वायर की डी पॉइंट में। डी पॉइंट की देखिए स्ट्रेस सिग्मा यू है, मतलब ये क्या है, सिग्मा यू मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब मैं फॉर एग्जांपल यदि इसको समझे कि मान लेते हैं कोई भी एक रॉड मटेरियल है जिसकी 200 अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मतलब वो 200 में इस पॉइंट में पहुंच जाएगा, 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस है। ठीक है, तो 200 तक यदि मैं उसको पहुंचा दिया और मेरे को पता है कि 200 अल्टीमेट पहुंच गई है और वो 200 के बाद तो टूट ही जाएगा, तो क्या होगा, जैसे ही मैं उसको 200 पहुंचाया, ठीक है, 200 के बाद ना 190 करूंगा, टूट जाएगा, क्योंकि देखो नीचे आ रहा है अब वो ना, मतलब 200 तक पहुंचा तो मतलब वो एक बार 200 सह लिया, 200 में तो टूट ही जाएगा वो। अब मैं उसके बाद स्ट्रेस कम भी करने लग गया ना, मतलब 200 से उसको 190 भी किया ना, तो वो टूट जाएगा, मतलब हल्की सी स्ट्रेस कम होती है और वो टूट जाता है। इसका मतलब ये वो यहां पे बताएगा, द पॉइंट डी ऑन द ग्राफ इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा यू ऑफ द मटेरियल
जो भी मटेरियल होगा उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होगी पॉइंट डी में, क्योंकि यहीं पे मैक्सिमम स्ट्रेस मिल रही है। बियॉन्ड दिस पॉइंट, इस पॉइंट के आगे एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड, और स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है इवन बाई रिड्यूस अप्लाइड फोर्स। मतलब इस डी पॉइंट के बाद क्या होता है बताऊं, और स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है थोड़ा सा, भले हम लोड कम कर दें। यदि हम लोड जैसे मैं 200 तक लगा दिया हूं, 190 भी कर दिया ना, तो वायर इतना खींच गया रहता है ना कि और खींचता है वो खुद ही, ठीक है। इवन बाई रिड्यूस अप्लाइड फोर्स, मतलब मैं फोर्स को कम भी कर दूं ना हल्का सा, तो भी वो और खिंचाएगा। एंड फ्रैक्चर ऑकर्स एट पॉइंट ई, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि एक बार वो डी तक गया ऊपर, फिर हल्का सा लोड कम भी कर देंगे ना तो भी वो टूटेगा ही जाके, और स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी जबरदस्ती और वो टूट जाएगा, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया ओ ए बी सी डी ई, सारा पॉइंट समझ में आया। सी से ई तक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ओ से बी तक इलास्टिक बिहेवियर देगा। बी क्या है, ए क्या है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, बी क्या है हमारा इलास्टिक लिमिट, और यील्ड पॉइंट है, ठीक है। लास्ट बार एक बार और जल्दी से, ओ से ए तक क्या होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, फॉलो करेगा, इलास्टिक बिहेवियर देगा। बी पॉइंट क्या है, इलास्टिक लिमिट, यहां तक इलास्टिक लिमिट जैसा रहेगा, ठीक है। फिर ए क्या है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट की स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगा, लीनियर रहेगा। बी क्या है, इलास्टिक लिमिट है, यहां तक वो वापस अपना शेप रिगेन कर लेगा। सी तक पहुंच गए तो खत्म, शेप रिगेन नहीं कर पाएगा। सी से लेके ई तक क्या है, पूरा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा और खिंचाएगा, स्ट्रेन और बढ़ते जाएगा। डी क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला पॉइंट है, और डी के बाद और थोड़ी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी और वायर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। हो गया, ठीक है। तो ये क्या था, पूरा हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था। आगे बढ़ते हैं, अब हम नोट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अगला अब हम नोट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, हुक्स लॉ इज वैलिड ओनली इन द लीनियर पोर्शन, मतलब कहां, पॉइंट ए तक, ठीक है। पॉइंट ए तक ही लीनियर था कर्व में, अभी हमने देखा, ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। हुक्स लॉ कहां तक वैलिड है, ओनली लीनियर पोर्शन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ क्या होती है, हुक्स लॉ क्या होती है हमारी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या इसका दूसरा फॉर्म में बोले तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। ये क्या बोल रहा है वो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लीनियर पोर्शन तक ही डिपेंड करती है, ठीक है। लीनियर पोर्शन में आपको दिखा देता हूं फिर से एक बार, ये लीनियर पोर्शन ए तक, और बी भी हल्का सा कंसीडर करते हैं, तो ए तक है हमारा लीनियर पोर्शन, ठीक है। यहां तक लीनियर पोर्शन, कभी कभी हल्का सा बी भी कंसीडर कर लेते हैं, मगर ये क्या है, ए तक, वही है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तभी वो क्या बोल रहा है, हुक्स लॉ यहीं तक वैलिड रहेगी, ठीक है। और वो बोल रहा है कि ज्यादा वैल्यू ऑफ क्या होगा, स्ट्रेन के लिए वैलिड नहीं रहती। दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, मतलब थोड़ी सी स्ट्रेस लगा रहा हूं और स्ट्रेन ज्यादा हो जा रही, तो उस जगह में ये क्या होगी, ये वाली लॉ वैलिड नहीं होगी बिल्कुल भी, जैसे आगे पॉइंट बी के बाद हुक्स लॉ जैसे वैलिड नहीं होती है, ठीक है। अगला पॉइंट, इलास्टिक लिमिट एंड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आर वेरी क्लोज। इलास्टिक लिमिट और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं टू ईच, सो दैट हुक्स लॉ इज नियरली एप्लीकेबल अप टू इलास्टिक लिमिट। वही मैं बोला, ए और बी की बात कर रहा है, ठीक है। फिर से मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं, ये देखो, ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, इलास्टिक लिमिट, देखिए बहुत क्लोज है ये, तो इसलिए बोलते हैं कि हुक्स लॉ नियरली वैलिड होती है पॉइंट बी तक, ठीक है। बोल सकते हैं वहां तक वैलिड होगी, फिर भी वो लिमिट मतलब लीनियर पोर्शन में ही लगती है हुक्स लॉ, बट फिर भी वही बोल रहा है वो कि ए और बी के बीच में डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट तक लीनियरली एप्लीकेबल कर दे रहा है, वो एप्लीकेबल होती है वहां तक, ठीक है। लॉ इज नियरली एप्लीकेबल अप टू इलास्टिक लिमिट, वही चीज वो बोल रहा है हुक्स लॉ के बारे में। और हुक्स लॉ क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। अगला पॉइंट, इन द यील्ड रीजन, यील्ड रीजन मतलब वो इलास्टिक रीजन, पॉइंट बी की बात कर रहा है, द स्ट्रेन इज 15 to 20 टाइम्स दोज दैट टेक्स प्लेस अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट। मतलब ए पॉइंट के बाद वो क्या बोल रहा है, जो स्ट्रेन जनरेट होती है ना, वो 15 से 20 गुना ज्यादा होती है ड्यूरिंग यील्डिंग
यील्डिंग मतलब वो पॉइंट बी तक की बात कर रहा है। अब तो अपने दिमाग में आ जाएगा बी पॉइंट ए के बाद आ रहा है, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट, स्टील हैज हाईएस्ट ब्रेकिंग स्ट्रेस। ये एक याद रखने की चीज है कि स्टील की जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होती है, मतलब जो वो पॉइंट ई आ रहा था उसमें या पॉइंट डी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी उसकी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो स्टील की क्या होती है, हाईएस्ट ब्रेकिंग स्ट्रेस होती है उसकी, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, कुछ नोट पॉइंट देखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या होता है डक्टाइल। अब जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अच्छे से समझ गए हैं, तो अब हम समझ सकते हैं क्या होता है डक्टाइल मटेरियल और क्या होता है ब्रिटल मटेरियल। अब हम ये चीज को समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिक एंड प्लास्टिक, on the basis of elastic and plastic properties, materials can be classified in two ways. किसके बेसिस में हम क्लासिफाई कर रहे हैं, इलास्टिक और प्लास्टिक प्रॉपर्टी से। इलास्टिक का मतलब क्या होगा, अभी तक तो सबको समझ में आ जाना चाहिए। इलास्टिक मतलब खींचे तो अपना शेप रीगेन कर लिया, प्लास्टिक मतलब खींचे तो अपना शेप रीगेन नहीं कर पाया। तो इलास्टिक और प्लास्टिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे, डक्टाइल मटेरियल में और ब्रिटल मटेरियल में। अब हम देखेंगे ये दोनों मटेरियल क्या होते हैं, क्या होता है डक्टाइल मटेरियल और क्या होता है ब्रिटल मटेरियल। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी, डक्टाइल मटेरियल की। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल्स के बारे में देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, द मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स विच हैव लार्ज प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन आर कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल्स। मतलब जिनका जो प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। कर्व से देखते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ए तक क्या था हमारा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यहां तक हुक्स लॉ फॉलो करेगा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्ट्रेन के ये लीनियर रहेगा। बी क्या है हमारी, इलास्टिक लिमिट। बी के बाद क्या होगा, वो अपना शेप रीगेन नहीं कर पाएगा। बी इलास्टिक लिमिट है, बी के बाद यदि स्ट्रेस बढ़ी तो वो अपना शेप रीगेन नहीं कर पाएगा। और सी से लेके डी तक क्या होता था, ये क्या होता था, पूरा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता था। तो जो हमने पिछला कर्व देखा वो भी क्या था, एक डक्टाइल मटेरियल के लिए था। मतलब खींचूंगा तो वो बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, एकदम ज्यादा खींच दिया तो टूट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को जिनका लार्ज प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन होता है, मतलब मैं उसको खींचा तो वो बहुत लंबा हो जा रहा है, खींच जा रहा है एकदम अच्छा खासा, मगर टूट नहीं रहा है। अच्छा खासा खींच जा रहा है मगर टूट नहीं रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, अगला इसका अपोजिट क्या होगा, ब्रिटल मटेरियल। ज्यादा नहीं खिंचाएगा, तुरंत टूट जाएगा। थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ा, खिंचाएगा नहीं वो और तुरंत टूट जाएगा। मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कम होगा उसमें। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जैसा खींचते जा रहा हूं, खिंचा रहा है, अपना शेप तो रीगेन नहीं कर पाएगा मगर टूटेगा भी, अपना शेप रीगेन नहीं कर पाएगा, सिंपल मतलब है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का। तो ऐसे मटेरियल जिसका लार्ज प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन या डिफॉर्मेशन बोलूं, आर कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल्स। मतलब डक्टाइल मटेरियल्स की क्या खास बात रहती है, मस्त खिंचा जाते हैं, एकदम अच्छा खासा खींच के लंबा हो जाएंगे और जल्दी नहीं टूटेंगे। बहुत ज्यादा खींच देंगे तब वो टूटेंगे। अगला पॉइंट, इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व द फ्रैक्चर पॉइंट इज वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम द इलास्टिक लिमिट। ये एक अच्छा पॉइंट है, फ्रैक्चर पॉइंट इज वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम द इलास्टिक लिमिट। ये है हमारा फ्रैक्चर पॉइंट और ये है हमारी इलास्टिक लिमिट बी। तो देखो कितना ज्यादा सेपरेटेड है, ये इतना दूर है उससे, इतना डिस्टेंस दूर है। मतलब देखो कितना स्ट्रेन और प्रोड्यूस हो जाएगा वायर में, मतलब कितना मस्त ज्यादा खींच जाएगा वो, इसका मतलब ये। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या होता है, जो फ्रैक्चर पॉइंट है मतलब डी इज वाइडली सेपरेटेड, मतलब अच्छा चौड़ा दूर है, फ्रॉम दी इलास्टिक लिमिट। यही इसका फायदा होता है। ठीक है, सच मटेरियल्स अंडरगो एन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन लेंथ। इरिवर्सिबल का मतलब ऐसी चीज जिसको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता। रिवर्सिबल मतलब जैसा हमने एक प्रोसेस किया उसी का हम उल्टा कर दें। जैसे मैं गया, एक पॉइंट है
ए और बी, ये एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं, तो मैं ए से बी गया और वैसे ही क्या हो गया, बी से ए वापस आ गया, तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल हुआ। मगर मैं दूसरा एग्जांपल क्या होगा, यदि मैं ए से बी गया और मेरे को एक सी के आए बिना सी में आए मैं वापस ए नहीं आ सकता, तो ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि सच मटेरियल्स अंडरगो इरिवर्सिबल, मतलब वापस रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन लेंथ बिफोर स्नैपिंग। इरिवर्सिबल इंक्रीज इन लेंथ का मतलब क्या है कि मैं खींचा, इतना सा था ये पेन, इसको मैं खींच के इतना बड़ा कर दिया, ठीक है, इरिवर्सिबल। अब ये वापस अपना साइज रिगेन नहीं कर सकता, क्योंकि इलास्टिक बॉडी क्या करती, कर लेती है। यदि ये पेन को मैं इतना खींचा तो ये अपना शेप रिगेन कर लेगा, यदि ये डक्टाइल मटेरियल है तो, ठीक है, ये इसकी इलास्टिक लिमिट है। इतना खींच दिया तो ये मस्त डिफॉर्म हो जाएगा प्लास्टिक और अपना शेप रिगेन नहीं कर पाएगा। तो यही क्या हुआ, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन लेंथ बिफोर स्नैपिंग। यहां तक किया, अपना शेप रिगेन नहीं कर पाएगा, यहां तक खींच दिया, खत्म, टूट जाएगा। ठीक है, तो इसका हमें फायदा क्या मिलता है, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मतलब क्या कर सकते हैं हम उसको, फायदा क्या है, पतले पतले वायर्स बना सकते हैं उससे, खींच खींच के। मस्त मोटा वाला लिए, बहुत लंबा खींच दिए तो क्या हो गया, उससे पतले वायर्स बन गए उससे। एग्जाम्पल, कौन कौन से मेटल ऐसा डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं, कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम एसेट्रा। कॉपर, सिल्वर और आयरन, एल्यूमिनियम क्या होते हैं, डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं, और इनका हम क्या कर सकते हैं, थिन वायर्स बना सकते हैं इनका हम। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डक्टाइल मटेरियल के बारे में हुआ। अब इसका दूसरा क्या होगा, अपोजिट ब्रिटल मटेरियल, वो क्या होगा, सर जो टूट जाएगा। मगर ब्रिटल मटेरियल की खास बात क्या रहती है, वो बहुत हार्ड रहते हैं, ये हार्ड नहीं रहते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। डक्टाइल मटेरियल हमको समझ में आया, अब देखते हैं हम ब्रिटल मटेरियल्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा हमारा, सेकंड क्या आएंगे, ब्रिटल मटेरियल्स। किसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, इलास्टिक और प्लास्टिक बिहेवियर। ठीक है, तो द मटेरियल्स विच हैव वेरी स्मॉल रेंज ऑफ प्लास्टिक एक्सटेंशन। इसके पहले वाले डक्टाइल में क्या था, लार्ज रेंज ऑफ प्लास्टिक एक्सटेंशन था, मतलब वो बहुत ज्यादा खींच जाता था। ये बहुत कम खिंचाएगा, हल्का सा खिंचाएगा, टूट जाएगा तुरंत वरना। ठीक है, आर कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल्स। सच मटेरियल्स ब्रेक, ऐसे मटेरियल क्या होते हैं, तुरंत टूट जाते हैं, एज सून एज द स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट से थोड़ी सी भी स्ट्रेस ज्यादा हुई, तुरंत टूट जाएगा। ये होता है क्या, ब्रिटल मटेरियल। इलास्टिक लिमिट तक रहेगा, ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक क्या होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप लीनियरली फॉलो करेगा। जितना स्ट्रेस हम दे रहे हैं उतना उसमें स्ट्रेन आ रहा है। मगर इलास्टिक लिमिट के आगे निकला, तुरंत टूट जाएगा। देखो तुरंत टूट गया। दूसरा वाला कर्व क्या लंबा बन रहा था डक्टाइल मटेरियल्स का, ये नहीं। तो इसका मतलब क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है इसमें। मतलब खींचूंगा ना, जैसे ये यदि ब्रिटल मटेरियल होता, इतना खींचूंगा ठीक है, इतना खींचा टूट जाएगा। वही डक्टाइल मटेरियल होता ना, इतना खींचता तो भी नहीं टूटता वो। तो समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस दोनों के बीच में। सेकेंड पॉइंट, द ब्रेकिंग पॉइंट लाइज जस्ट क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट। देखो वहां पे पिछले में क्या डिफरेंस बोला था, ब्रेकिंग पॉइंट और इलास्टिक लिमिट वाइडली सेपरेटेड है, डक्टाइल मटेरियल्स में बोला था। यहां पे क्या बोल रहा है, जस्ट क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट। देखो यहां पे कितना कम डिफरेंस है दोनों के बीच। क्या वाइडली सेपरेटेड है, यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डक्टाइल मटेरियल्स में वाइडली सेपरेटेड था, ए और डी पॉइंट बहुत दूर दूर था। एग्जाम्पल क्या होगा, कास्ट आयरन, ग्लास, ऑब्वियस ही बात है, ग्लास, सिरेमिक एसेट्रा। ग्लास को खींच के देखना तुरंत टूट जाएगा, वही स्टील को खींच के देखना, अच्छा ताकत लगाने पड़ेगी, ऐसे नॉर्मली तो कोई इंसान हाथ से नहीं खींच सकता, मगर स्टील मस्त खिंचा जाएगा, ग्लास तुरंत टूट जाएगा। तो ये होते हैं ब्रिटल मटेरियल्स। अब ब्रिटल मटेरियल्स का यदि आप मटेरियल साइंस पढ़ेंगे तो उसमें फायदा ये होता है ना, ब्रिटल मटेरियल्स बहुत हार्ड होते हैं, मतलब वो उनकी हार्डनेस बहुत ज्यादा रहती है, आप ऐसे निशान नहीं बना सकते उनमें। तो जहां पे भी अपने को हार्डनेस की जरूरत है, हार्डनेस की जरूरत कहां जरूरत पड़ती है हमें, कटिंग टूल्स में। यदि किसी हार्ड चीज को काटना है, उसके अंदर ड्रिल करना है, तो हार्ड मटेरियल चाहिए रहता है। तो ऐसे एप्लीकेशन होता है, ऐसा नहीं कि ब्रिटल मटेरियल्स का यूज नहीं है, बहुत यूज है। डक्टाइल मटेरियल का भी बहुत यूज है, ब्रिटल मटेरियल का भी बहुत यूज है। बस आपको समझ में आना है क्या फर्क है दोनों में। एक की प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है डक्टाइल मटेरियल का, ब्रिटल मटेरियल्स का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है, प्लास्टिक रेंज ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, तुरंत टूट जाते हैं ब्रिटल मटेरियल्स खींचने से, डक्टाइल मटेरियल मस्त खींचाते हैं और थोड़ी देर बाद टूटते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, डक्टाइल और
ब्रिटल मटेरियल के बीच में डिफरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, मेलिबिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, देखते हैं। व्हेन ए सॉलिड इज कंप्रेस्ड, अभी तक हम सब क्या कर रहे थे, खींच के टेस्ट कर रहे थे, ठीक है, हर चीज, डक्टाइल, ब्रिटल मटेरियल, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी किसके लिए देखे हम, सब टेंसाइल के लिए देखे, सब चीज खींच के कर रहे थे। कंप्रेसिव के लिए भी सेम वैसी होता होगा, दबाएंगे, इलास्टिक लिमिट आएगी, एक लिमिट तक रीगेन कर लेगा, एकदम दबा देंगे क्रश हो जाएगा, जिसमें उसमें फ्रैक्चर हो जा रहा था इसमें क्रश हो जाएगा। तो कंप्रेसिव के लिए भी सेम रहता है। अब हम मेलिबिलिटी देखेंगे कंप्रेशन के लिए। तो क्या बोल रहे हैं, व्हेन ए सॉलिड इज कंप्रेस्ड अ स्टेज इज रीच्ड, मतलब एक टाइम ऐसा आता है बियॉन्ड विच, मतलब उस स्टेज के आगे, इट कैनॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। ऑब्वियस ही बात है, एक पॉइंट इसमें भी आएगा जिस पॉइंट में यदि मैं फोर्स बढ़ा दूंगा तो वो अपना शेप रिगेन नहीं कर पाएगा। जैसे टेंसाइल में हम उसको खींच रहे थे, एक टाइम तक खींच के मैं छोड़ दूंगा तो अपना शेप रिगेन कर लेगा, एकदम ज्यादा खींच दिया तो अपना शेप रिगेन नहीं कर पाएगा। वैसी कंप्रेसिव के लिए भी होगा, एक पॉइंट तक मैं दबाऊंगा तो वो अपना शेप रिगेन कर लेगा, एकदम ही ज्यादा दबा दिया तो पूरा क्रश हो जाएगा, तो कैसे अपना शेप रिगेन कर पाएगा। वही चीज वो बोल रहा है इधर फर्स्ट पॉइंट में, कि एक पॉइंट ऐसा आएगा, क्या बोल रहा है, अ स्टेज इज रीच्ड, मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा बियॉन्ड विच इट कैनॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। दिस इज द इलास्टिक लिमिट पॉइंट ए डैश फॉर कंप्रेशन, द सॉलिड्स देन बिहेव लाइक ए प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसका देखा, टेंसाइल के लिए देखा, वैसी कंप्रेसिव के लिए नेगेटिव एक्सिस में बना हुआ है। ठीक है, यहां से क्या हो रहा है, कंप्रेशन मतलब बढ़ा रहे हैं हम, स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और अप्लाइड फोर्स, यहां से हम फोर्स बढ़ा रहे हैं और यहां से देख रहे हैं कि कितना कंप्रेस हो रहा है वो। ठीक है, तो एक पॉइंट तक आएगा ये ए डैश पॉइंट तक। ये ए डैश पॉइंट क्या है, इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट तुरंत देख के हमें समझ में आ जाना चाहिए कि यदि इसके पहले मैं लोड हटा दिया तो वो वापस अपना शेप रीगेन कर लेगा, और इसके आगे मैं लोड को लेके गया तो वो अपना शेप रीगेन नहीं कर पाएगा। इलास्टिक लिमिट का मतलब ये नाम से ही हुई। ठीक है, तो ए पॉइंट आएगा, ए पॉइंट के बाद ना एक और पॉइंट आएगा बी डैश। ठीक है, ये बी डैश पॉइंट क्या है, क्रशिंग पॉइंट इसको बोलते हैं। इस पॉइंट के बाद ना वो पूरा क्रश हो जाएगा और अपना शेप तो रीगेन कर ही नहीं सकता वो उसके बाद। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द सॉलिड देन बिहेव लाइक ए प्लास्टिक बॉडी, मतलब ए डैश की बात क्या होने लग जाएगा, वो प्लास्टिक बॉडी जैसा बिहेव करने लग जाएगा। मतलब मैं ये इतना बड़ा पेन है, इसको मैं दबा के इतना छोटा कर दिया और अब ये अपना शेप रीगेन नहीं कर सकता और ये दबते जाएगा। ठीक है, और अपना शेप तो रीगेन नहीं कर पाएगा क्योंकि इलास्टिक लिमिट तो पार हो गई है। इलास्टिक लिमिट के अंदर रखते या इलास्टिक लिमिट तक रखते तब तक वो अपना शेप रीगेन कर लेता। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, the yield point B dash obtained under compression is called crushing point। मतलब बोल रहा है जो पॉइंट B डैश है, yield point, ये हम जब ऑब्टेन करते हैं अंडर कंप्रेशन, मतलब दबाव में, खिंचाव में नहीं, अंडर कंप्रेशन में जब इस पॉइंट को हम ऑब्टेन करते हैं B डैश को, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रशिंग पॉइंट, जैसे आपको नाम में दिख रहा है। आफ्टर दिस स्टेज मेटल्स आर सेड टू बी मेलेबल। अब इस स्टेज के बाद, मतलब ये जो पॉइंट आ रहा है आपको दिख रहा है जो लाइन, ये जो पूरा अब आ रहा है क्रशिंग स्ट्रेस के बाद, मतलब क्रश कर दिए उसके बाद मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी आती है। तो वही बोल रहा है आफ्टर दिस स्टेज, इस स्टेज के बाद मेटल्स आर सेड टू बी मेलेबल। अब मेलेबल का मतलब क्या होता है, दैट इज दे कैन बी हैमर्ड और रोल्ड इनटू थिन शीट्स। तो मेलिबिलिटी मतलब क्या प्रॉपर्टी होती है, किसी भी चीज को ठोक ठोक के चपटी शीट्स में बनाना, ये होती है मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब ठोक ठोक के शीट्स बनाना, जो अपने घर में टीने की शीट्स लगती है, ये सब कैसे लगती है, मेलिबिलिटी से बनाते हैं उसको। ठीक है, तो वो जो होती है वो क्रशिंग पॉइंट के बाद, मतलब मस्त स्टील का एक स्लैब लेते होंगे, उसको पूरा कंप्रेस कर देते होंगे क्रशिंग पॉइंट के भी बाद, तब वो क्या हो जाता होगा, मेलेबल हो जाता होगा।
और ऐसा मटेरियल जो क्रशिंग पॉइंट के बाद भी और कंप्रेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेलेबल मटेरियल बोलते हैं। कुछ मटेरियल तो यहां तक पूरे चूर चूर हो जाएंगे, कुछ क्या होंगे और कंप्रेस होंगे, प्लास्टिक रीजन में रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेलेबल। आई दे कैन बी हैमर्ड, मतलब हम ठोक सकते हैं, और रोल्ड मतलब बड़े बड़े रोलर के बीच से घुसा के चपटा दिए उसको। जैसे बुलडोजर रोड में चल के पूरा प्लेन कर देता है, वैसे ही दो रोलर के बीच से ऐसे शीट को पास करा दिए, तो वो दोनों रोलर क्या करेंगे, शीट को पूरा दबा देंगे, चपटा देंगे, स्ट्रेट चपटाएंगे, मगर ऐसा नहीं कि उसको आड़ा टेढ़ा कर देंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे कौन से मटेरियल को हम कर सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, लेड एसेट्रा। ये क्या होता है, एग्जाम्पल होता है किसका, मेलेबल मटेरियल्स का, जिसको हम क्रशिंग पॉइंट के भी आगे और पचका के लंबी लंबी थिन शीट्स में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मेलेबिलिटी। तो ये वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, डक्टाइल मटेरियल्स, ब्रिटल मटेरियल्स, मेलेबिलिटी। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम एक और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, इलास्टोमर्स के बारे में पढ़ेंगे, और आगे हम इलास्टिक मॉडुलाई के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। बिल्कुल चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।